हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेबर लॉ एडवाइजर के एक्सक्लूसिव वेबिनार नंबर 21 में। और जैसा कि आपको पता है, हमारे वेबिनार्स में हम लोग कवर करते हैं लेबर लॉज, एचआर से जुड़े हुए ऐसे टॉपिक जो बिजनेसेस के लिए, एचआर के लिए बहुत काम के रहते हैं, कंसल्टेंट्स के लिए बहुत काम के रहते हैं। और ऐसे विषयों में लगभग हमारे सारे वेबिनार्स में कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्पेशली आते हैं वुमेन से जुड़े हुए लेबर लॉज में, क्योंकि लॉज बाकी लॉज के कंपैरिजन में ज्यादातर हमारे लॉज को पास हुए हुए 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, और उस दौरान काफी सारे उसमें केस लॉज और दूसरे चीजों के कारण क्लैरिटी आ गई है। लेकिन जिन लॉज में अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, जहां पर स्पेशली इवन कैलकुलेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो आते हैं हमारे मैटरनिटी एक्ट, और इसके अलावा एक बहुत ही रिसेंट एक्ट जो है वो है पॉश। तो इन दोनों के ऊपर आज हम स्पेशली बात करेंगे और ओवरऑल इन जनरल सिनेरियो में समझेंगे कि वुमेन के लिए कौन कौन से अधिकार है, कौन से राइट है, कौन से लेबर लॉज हैं वर्क प्लेस के दौरान। और इसको एक्सप्लेन अगर एक मेल करे तो शायद वो उस बारीकियत के साथ उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा जो हमारे आज के स्पीकर प्रोबेबली कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ इस इंडस्ट्री में काम किया है, बहुत सालों से कंप्लाइंसेस करी है, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही डिटेल्ड बुक भी लिखी है। उस बुक के बारे में भी जानेंगे, हम उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, और आज डिटेल में समझेंगे वुमेन के लिए कौन कौन से लेबर लॉज, कौन कौन सी कंप्लाइंसेस, कौन कौन से राइट्स होते हैं। इन सभी के बारे में आज डिस्कस करने के लिए मैं दो स्पीकर्स को बुला रहा हूँ। हमारे पहले स्पीकर हैं नेहा कौशे और दूसरे स्पीकर हैं ईशा शेखर, जो दोनों एक बुक के ऑथर हैं जो रिसेंटली 4 महीने पहले पब्लिश हुई है। इस बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग वर्क प्लेस लॉज फॉर वुमेन इन इंडिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है लेबर लॉज के इस वेबिनार में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स ऋषभ। थैंक यू ऋषभ। थैंक यू। So before we begin further, it would be great अगर आप थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में प्लस जो आपने बुक लिखी है उसके बारे में हमारे ऑडियंस को बता सकें। So okay, I'll start off. I'm Neha. I'm a lawyer. मैंने NUJS कैलकाटा से अपना लॉ किया है और मैं अभी ओयो के साथ काम करती हूँ। I'm a counsel at OYO. So in addition to working at OYO, I've also volunteered a lot for women and especially women's rights, and I work in a legal aid clinic. So all of that experiences and conversations that I had with Isha culminated into us writing about this book. क्योंकि जैसे ऋषभ ने बोला था, इस बुक में जो women's rights के बारे में एक consolidated book का एक absence था मार्केट में। तो दिस इज समथिंग जो हमने लॉकडाउन के टाइम पे लिखा था, पहले लॉकडाउन के टाइम पे लिखा था, और वी डिड इट सो दैट वी कुड हेल्प एचआर प्रोफेशनल्स एंड लॉयर्स अंडरस्टैंड दीज legislations that are specifically for women. Isha, you can take over. Thank you, Rishabh, for calling both of us. So for everybody, I am a lawyer. I am an independent counsel. I work with corporates on their advisory side, advising them on their business transactions. And I also work in implementing the sexual harassment at workplace law for women for companies. So I help them understand how to do end-to-end compliance. आपको क्या documentation करनी है, आपको क्या training करना है, आप कैसे complaints का redressal करेंगे. तो all of that end-to-end work that I do. And just adding on to what Neha said, both of us, हमारा experience रहा है in advising companies on labor laws. And one thing that we both noticed was that, labor law के एक जो सबसेट है which is basically labor laws for women, उसका हमें कहीं consolidated कोई बुक नहीं दिखाया, कोई कुछ ऐसा जगह नहीं मिला जहाँ पे one can refer to such laws and figure out how to do this. So then with the gap that we saw, then we approached several publishing houses, and finally we ended up writing a book with Bloomsbury. And किताब हमारा जो focus है area है वो है women's rights at workplace specifically. So we are covering POSH, maternity, आपका Factories Act, and now that because 2020 labor codes have come in, so we have done a consolidated look at the 2020 labor codes. और उसके अलावा जितने भी state specific shops and establishment act हैं, तो उसमें भी बहुत स्पेसिफिक विमेन रिलेटेड प्रोविजंस हैं. तो हमने कुछ टॉप 15 लॉज उठाया है और उनके सिर्फ जो विमेन स्पेसिफिक लॉज को कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके बारे में भी हमने ब्रेक डाउन दिया है. सो दैट्स द ओवरऑल लुक एंड फील ऑफ द बुक दैट वी वांटेड टू गिव.
परफेक्ट। और क्या ये बुक केवल और केवल एक एडवोकेट के एंगल से लिखी गई है या नॉन लॉ बैकग्राउंड के लोग भी इस बुक को आसानी से समझ सकते हैं? नहीं, वही इंटेंट वही था कि सिर्फ लॉयर्स के लिए किताब नहीं लिखे, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर राइटिंग अबाउट वुमेन्स राइट्स, राइट? सो इट्स इम्पोर्टेंट कि नॉन लॉयर्स विच स्पेसिफिकली and it could be anybody, it could be a woman who's working in at a workplace at a corporate house and wants to know कि उसको उनके लिए क्या laws applicable हैं, प्लस HR प्रोफेशनल जिनका मेजर काम है इसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि उनके ही हाथ में इवेंचुअली आ जाता है कि कैसे आपको हर चीज फ्रॉम पेरोल टू ट्रेनिंग्स एंड एवरीथिंग उनको ही करना है। तो हमने बुक को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 ऑफ एवरी सेक्शन फोकसेस ऑन हाउ टू डू द कंप्लायंस, एग्जैक्टली प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड है, एंड पार्ट 2 ऑफ एवरी सेक्शन इज केस लॉज, ताकि अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस पे किसी को देखना चाहे कि क्या केस लॉज आए हैं, कोर्ट्स ने क्या बोला है, उसको भी हमने बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच, दैट्स परफेक्ट। और हमारे में से ज्यादा तो लोग नॉन लॉ बैकग्राउंड से हैं, तो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल। बाय द वे, सभी जो लिसनर्स जुड़ रहे हैं उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हम वेबिनार शुरू करते हैं। अगर आपको सब आवाज वगैरह परफेक्ट आ रही है तो आप हमें एक बार चैट में हाय हेलो लिख के बता दीजिए, दैट वुड बी ग्रेट। थैंक यू सो मच। एंड उसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पर चैट में मुझे लिखते रहिएगा। मैं इधर से क्वेश्चंस पढ़ के हम लोग सेशन के मिड में और सेशन के एंड की तरफ कुछ आपके क्वेश्चन जो भी हैं वो सारे हम वो भी क्लियर करेंगे। सो लाइव जुड़ने का ये बहुत फायदा है कि आपके डाउट्स रियल टाइम पे सॉल्व भी होते रहते हैं। तो चलिए, इट्स ओवर टू यू, वी कैन स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाउ डू आई स्टार्ट द should I just yeah you can do it full screen and we can start. Okay, awesome. Control plus L. One second, sorry. One second. Yeah, all right. Yeah, perfect. Yeah. So for today's webinar, what we are going to focus on is specifically 2 laws. One is the Sexual Harassment of Women at Workplace Law of 2013 and the Maternity Benefits under the Code of Social Security 2020 that has come in. तो पहला सेक्शन मैं लूंगी which is on POSH Act, and next section will be taken up by Neha, and उसके बाद हम ऑडियंस के Q&A जैसे ऋषभ बताएंगे हम वैसे question and answers we can do that. Now before starting on POSH, basically POSH is the short form that we use for Sexual Harassment at Workplace Law of 2013. एक important चीज होती है कि हमको पता होना चाहिए what is the background of the law, and Vishakha guidelines is a term which everybody who is attending the webinar who has worked on sexual harassment at workplace or has heard of it will have heard of. So Vishakha guidelines basically Supreme Court ने 1997 में पास किया था, जो इस लॉ का फर्स्ट जेनेसिस है। यहीं से लॉ उठ के यही इसी गाइडलाइंस को बेसिकली लॉ में कन्वर्ट किया गया था। नाउ ये गाइडलाइंस 1997 में इसलिए आया था क्योंकि एक राजस्थान में एक रेप केस की वजह से बहुत सारे एनजीओज ने सुप्रीम कोर्ट को पिटिशन किया था कि विमेन के लिए वर्कप्लेस लॉज की सेफ्टी के लिए कोई लॉ नहीं है और कोई गाइडलाइंस इशूड नहीं है। तो इस बात पे होके सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस इशू किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2 चीजें। उन्होंने बोला कि वर्कप्लेस जो है, जो एम्प्लॉयर है एक ऑर्गेनाइजेशन का, उनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक श्योर कि विमेन जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं वो सेफ रहें, और उनके सेफ्टी के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को प्रिवेंटिव मेजर्स डालना चाहिए। और उसके अलावा अगर कोई विमेन को सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है वर्कप्लेस में, तो उसके लिए रिड्रेसल मैकेनिज्म भी स्पेसिफिकली डालना चाहिए। नाउ ये 1997 में जब गाइडलाइंस आया, बिकॉज इवन दो ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था और ये मैंडेटरी था, बाइंडिंग था, हाउएवर द कोर्ट ऑल्सो सेड कि आपको एक लॉ पास करना चाहिए। सो आफ्टर 15 years the guidelines got converted into the law, which is Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act of 2013. So what this law has done is that it has consolidated the Vishakha guidelines plus has added more compliance related measures
to the law, like in terms of what is the consequence of non-compliance, और किसको रिपोर्टिंग करनी है, किसको एनुअल रिपोर्टिंग करनी है, या एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट में क्या होना है, और इंक्वायरी मैकेनिज्म को काफी डिटेल में इसमें समझाया गया है. तो इस तरीके से गाइडलाइंस और लॉ में डिफरेंस आया. नाउ लॉ, जस्ट टू टच अपॉन दिस, इस लॉ के बारे में अभी सिंस 2018 काफी ज्यादा इंक्वायरी बढ़ चुकी है कि कैसे कंप्लाई करना है बिकॉज ऑफ द मी टू मूवमेंट. एंड हमने इसके बारे में भी काफी पेपर्स में पढ़ा होगा. मी टू मूवमेंट वर्ल्ड वाइड शुरू हुआ था कि वर्क प्लेस पे कितना सेक्सुअल हैरेसमेंट वुमेन को फेस करना होता है. एंड इस पे जब ग्लोबल कॉन्वर्सेशन चला तो इंडिया पे भी कॉन्वर्सेशन आया. काफी सारे लोगों के अगेंस्ट एलिगेशंस आए, काफी सारी बदलाव आए वर्क प्लेस में कि वो किस तरीके से इस लॉ को देखते हैं और किस तरीके से इस लॉ को अपने वर्क प्लेस में इम्प्लीमेंट करते हैं. नाउ मैं इस सेशन में 3 चीजें कवर करूंगी क्विकली. वन इज ओवरव्यू ऑफ द पॉश एक्ट, जिसमें हमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि पहली चीज तो किस पे एप्लीकेबल है ये लॉ. मतलब अगर हम विमेन बोलते हैं तो कौन सी विमेन है जिनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल है, और दूसरी कि ये कौन सा वर्क प्लेस है जहाँ पे ये लॉ एप्लीकेबल है. सेकंड चीज जो हम आगे जाके देखेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट जो लॉ बोलता है. एंड थर्ड इज एन ओवरव्यू कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में है तो आपको क्या क्या चीजें करनी होगी सो दैट यू आर इन कंप्लायंस विद द लॉ. Now, first important thing is that who is this law applicable on? So, बहुत unique चीज इस law ने की है कि ये law is not just applicable to full-time women employees working in the organization. The idea of the law was that any woman who interacts with a workplace in any capacity should have an avenue to go to complain, and that avenue should always be the workplace where she was to which she was associated with. So अगर आप definition देखेंगे employees का under the law, so ये law बोलता है कि कोई भी women जो associated है organization में in any capacity, चाहे वो full time हो, part time हो, intern हो, वॉलंटरी बेसिस पे वर्क कर रही हूँ. जैसे अगर कोई एनजीओ है और एनजीओ में कोई लेडी पैसा नहीं ले रही है बट वो उसके साथ एसोसिएटेड है, तो वो एनजीओ के लिए इस लॉ के अंदर वो एम्प्लॉय मानी जाएंगी विद और विदाउट पे. सो सेम एज वॉलंटरी, आपको पेमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज आप एसोसिएटेड है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ काम कर रही हैं तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय कंसिडर करी जाएंगी और आप इस ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेन कर सकती हैं. रिमोट वर्कर्स, अभी आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ पैंडेमिक वी ऑल नो मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ अस हैव मूव्ड टू अ वर्क फ्रॉम होम सेटिंग, बट रिमोट वर्कर्स आर इन जनरल कवर्ड अंडर द लॉ. सो ये चीज पिछले साल काफी इस पे क्वेश्चन उठा था कि इज दिस लॉ एप्लीकेबल फॉर वर्चुअल वर्क प्लेसेस, एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट दैट दिस लॉ इज एप्लीकेबल. लॉ ने पहले से ही इस चीज को ध्यान में रखा था और डेफिनेशन उसी तरीके से दिया था. कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इज दैट अगर ऑर्गेनाइजेशन में लॉ यहाँ तक भी बोलता है कि अगर आप एक कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हैं और अगर आप एक थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन में आई हैं जहाँ पे आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कोई और है, तो इवन दैट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेफ्टी. सो फॉर दैट कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ये नहीं बोल सकता कि जो थर्ड पार्टी एजेंसी है सेफ्टी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल है. सो अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑन अ थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम कर रही हैं, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही है अगर उनको वहां पे कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का इशू फेस होता है तो वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास डायरेक्टली जा सकती हैं. सो दैट इज हाउ ब्रॉड द डेफिनेशन इज. नाउ एक और चीज कंप्लेनेंट के डेफिनेशन में लॉ बोलता है वो ये है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि जो कंप्लेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन में सेक्सुअल हैरेसमेंट का कि वो सिर्फ एक एम्प्लॉय कर सकती हैं. वो कोई भी हो सकता है, वो एक क्लाइंट भी हो सकता है या कस्टमर या विजिटर भी हो सकता है. But the thing is that they should be interacting with that workplace with an employee. So let's say अगर एक customer है organization का और एक sales male employee उनको contact करता है और वो एक lady है जो customer है and he ends up saying something or harassing the woman, तो that customer can come to the organization and tell the organization कि आपके employee से मुझे sexual harassment face हुआ है तो आप ये complaint मेरा देखेंगे. So that is the reason, one of the reasons that this has been done is so that any woman who interacts with the workplace can have a way and have a place to complain.
एक सिंपल एग्जांपल से मैं ये चीज क्लोज करूंगी इज थिएटर्स. सो फॉर एग्जांपल हम मूवी हॉल्स जाते हैं, राइट? सो टेक द एग्जांपल ऑफ पीवीआर. अगर आप पीवीआर जाते हैं तो आप वहाँ पीवीआर के कस्टमर हैं. सो लेट्स से इफ यू गो एंड इफ यू फेस any sexual harassment by, let's say, an employee of PVR, maybe it could be a person behind the food counter, or could be a security person, could be the person who's guiding you to your chair inside the theater. Agar aap as a woman, if you face sexual harassment from any employee of PVR, then aap PVR ko directly complain kar sakte hain. So that is how this definition was was made broad enough so that everybody who was associated or interacted with the workplace could complain. एक और चीज है जो जिस पे I'll just quickly touch upon is that this law is applicable to women domestic workers also. However, women domestic workers के लिए basically ये बोलता है law कि वो जिस household में काम करती हैं वो household उनका workplace है. However, complaint के लिए there is a local complaints committee under the law that needs to be constructed by or that needs to be made by the state government at every district level. वो उनको वहाँ complain करना है. So I just wanted to touch upon it so that all of us are aware of this part as well. Now, the second important thing about this law is कि हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की. सो क्वेश्चन आता है कि हमारा वर्क प्लेस क्या है, कहाँ वो जगह है जहाँ पे अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट अकर करता है that I can complain to the organization and to the organization's internal complaints committee. Now, if you look at the definition of the workplace under the law, 3 कैटेगरी में हम वर्क प्लेस जनरली डिवाइड करते हैं. वन इज द प्राइमरी वर्क प्लेस. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लिखा है प्राइमरी वर्क प्लेस, एक्सटेंडेड वर्क प्लेस और वर्चुअल वर्क प्लेस. नाउ एक एक करके तीनों डेफिनेशन देखते हैं. प्राइमरी वर्क प्लेस इजी डेफिनेशन है. बेसिकली वो 4 दीवारी की ऑफिस जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप 10 to 7 या जो भी आपका मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट जहाँ पे आप ऑफिस जाके काम कर रहे हैं वो आपका प्राइमरी वर्क प्लेस है. सो अगर आपको वहाँ पे कोई इशू फेस कर रहे हो, आप वहाँ पे अगर आपको कोई इंसिडेंट होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, तो आप ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेन कर सकते हो. सो दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है. कंफ्यूजन तब आता है जब हम दूसरी चीजें देखते हैं. एक्सटेंडेड वर्क प्लेस फॉर एग्जाम्पल. नाउ लॉ बोलता है कि अगर एक वुमन किस अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम के दौरान या काम के वजह से कहीं भी अगर वो जाती है तो वो उसकी एक्सटेंडेड वर्क प्लेस होगी. एंड अगर इफ शी फेसेस एनी सेक्सुअल हैरेसमेंट देयर, शी कैन कम बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्लेन. Now, extended workplace का हम कुछ examples देखें. So, common examples are any events, any conferences, any meetings that a woman is attending because her work demands so. उनको कहीं सिटी किसी दूसरे सिटी जाना हो रहा है, या वो किसी जगह ट्रैवल कर रही हैं, या वो कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं ये सारी चीज़ें बिकॉज उनकी ऑर्गेनाइजेशनल वर्क डिमांड करता है कि उनको ये जगह जाना है. अगर वो वहाँ पे कोई इंसिडेंट फेस करती हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली आके अपनी कंप्लेन कर सकती हैं. दूसरा एग्जांपल ऑफ एक्सटेंडेड वर्क प्लेस in at a more informal setting, I would say, is the office retreats या office parties या office के events जो होते हैं, जैसे जो भी न्यू ईयर पार्टी या अगर ऑफिस का ऑफिशियल रिट्रीट होता है. सो ये सारे रिट्रीट या ये सारी न्यू ईयर पार्टी या कोई भी ईयर एंड पार्टी इसीलिए होती है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उसे ऑर्गेनाइज कर रहा है. सो इन दैट केस, even that is an extended workplace. In my experience, I have seen a lot of cases coming from there, because a lot of times when people go to parties and retreats, there is a higher chance कि वहाँ पे because they think कि ये office के बाहर है, and people end up doing something which comes out as sexual harassment later on, and complaint comes from there. So therefore it is very important कि employees ये समझें कि extended workplace में भी अगर कुछ होता है तो women can come and complain, and male employees समझे कि वहाँ पे भी आपको प्रोफेशनल बाउंड्रीज मेंटेन करना है क्योंकि आपके अगेंस्ट कंप्लेन में भी आ सकता है. थर्ड इज वर्चुअल वर्क प्लेस. नाउ वर्चुअल वर्क प्लेस हम सब जानते हैं, पिछले 1 साल से मोस्ट ऑफ अस आर वर्किंग वर्चुअली ओनली. नाउ वर्चुअल वर्क प्लेस फॉर एग्जाम्पल इज बेसिकली all the electronic communication tools that you're using to interact with your workplace. So, for example, WhatsApp, SMSs, Zoom, Google Hangout,
Slack, Microsoft Teams. That's just an example. These are just examples, but basically any tool that you're using within the organization to communicate. So इसमें mostly हम sexual harassment allegations देखते हैं कि किसी ने कॉन्वर्सेशन में या मैसेज में ल्यूड मैसेज भेज दिया या वीडियो भेज दिया, या कुछ ऐसे कॉन्वर्सेशन चल रहा है जूम मीटिंग्स में जहाँ पे पीपल आर वेरी इनफॉर्मली चैटिंग एंड नॉट थिंकिंग अबाउट कि ऑडियंस में कौन कौन है, एंड दे आर मेकिंग सेक्सुअल जोक्स एंड सेक्सुअल इनुएंडोज. सो इस तरीके से काफी इंसिडेंट्स लास्ट ईयर भी हुए हैं जहाँ वर्चुअल वर्क प्लेसेस के अंदर भी, एंड किसी ने किसी को कुछ टेक्स्ट भेज दिया रात को. तो इस तरीके से ये सारी चीजें जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टूल्स हम यूज कर रहे हैं वो भी वर्चुअल वर्क प्लेस के अंदर आता है. और अगर ये इंसिडेंट्स किसी महिला के साथ हो रहा है उनके वर्क प्लेस में, तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच कर सकती हैं कि उनके वर्चुअल वर्क प्लेस में उनके साथ ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं. So this was about definition of workplace and who is it applicable on. सेकेंड चीज जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, इसकी हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करते हैं तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का डेफिनेशन क्या है लॉ के अंदर. सो व्हाट यू सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन इज बेसिकली व्हाट द लॉ हैज डिफाइंड इट टू बी. अगर आप ईच हेडिंग देखेंगे आपको ये रियलाइज होगा कि लॉ हमें एग्जैक्ट इंसिडेंट्स नहीं दे रहा है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा, बट लॉ हमें ब्रॉड पैरामीटर्स दे रहा है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट इस कैटेगरीज के अंदर आ सकते हैं, सो दैट इट इज ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन एंड फैक्ट ऑन फैक्ट बेसिस पे आईसीसी के पास अपॉर्चुनिटी रहे कि वो एक इंसिडेंट को इस पैरामीटर पे नाप सके कि वो क्या इन किसी 5 कैटेगरीज में फॉल कर रहा है कि नहीं. सो एक क्विकली हम एक बार ये 5 कैटेगरीज भी देख लेते हैं. First is physical contact and advances. So basically again pretty straightforward. अगर कोई भी किसी को forcibly touch कर रहा है, hug कर रहा है, somebody is forcing somebody to do some physical act or sexual assault, ये सारी चीजें physical contact and advances में आती हैं. सेकेंड चीज इज डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर. इसको हम इन जनरल पार्लेंस बोलते हैं दिस फॉर दैट या क्विड प्रो क्यो. आपने बहुत जगह पढ़ा होगा क्विड प्रो क्यो. सो दिस इज व्हाट इट इज डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर. इसका मतलब ये होता है कि आपकी किसी ने किसी को डिमांड किया कि आप उनके लिए कोई सेक्सुअल फेवर करो और उसके रिटर्न में उनको कुछ मिलेगा. तो इट कुड बी आइदर अ प्रॉमिस ऑफ अ प्रमोशन, अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, और इट कुड बी अ थ्रेट कि अगर आपने हमारे साथ ये चीज नहीं की तो आपको ऑफिस से निकाल देंगे या आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा या आपके साथ काम आगे नहीं किया जाएगा, इस तरीके से. सो वी ऑलवेज सी इट फॉर दिस फॉर दैट, कुड बी बोथ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट का थ्रेट या तो प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट. Third definition parameter is making sexually colored remarks. Now, making sexually colored remarks is what? It's basically any sexual joke that you're making, या any sexual connotation that you're putting on a line. For example, अगर कोई ऑफिस में किसी को ग्रीट कर रहा है तो आप अगर बोल रहे हैं हाउ आर यू डूइंग या यू आर लुकिंग नाइस टुडे, ये एक जनरल पार्लेंस में दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन विच हैज नो कॉनोटेशन. हाउएवर अगर कोई इसके साथ कोई सेक्सुअल जोक एसोसिएट कर दे रहा है कि या कॉनोटेशन इशू कर दे रहा है दैट हाउ आर यू डूइंग सेक्सी, या आप आज इस साड़ी में काफी हॉट लग रहे हो या इस ड्रेस में काफी हॉट लग रहे हो, तो ये चीज हो जाती है सेक्सुअल कॉनोटेशन ऐड करना. दिस इज अ basic understanding of sexually colored remarks, but this is what it is. या sexual anecdotes, कोई अपने किसी के बारे में gossip share कर रहा है कि उनके बारे में उन्होंने देखा था कि वो बहुत सारी लड़कियों को डेट करते हैं या वो बहुत सारे लड़कों को डेट करती है और उनके बारे में उनके sexual life के बारे में काफी gossip फैलाना ऑफिस में. So even all of these are sexually colored remarks जो आ जाता है इस definition के दायरे में. Fourth is showing pornography or sharing such text. अगेन प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. अगर आप किसी को बेसिकली प्रोहिबिटेड है कि आप किसी को ल्यूड मैसेजेस या ल्यूड वीडियोस उनके कंसेंट के बिना फोर्सिबली या उनको आप भेज रहे हैं, सो इसमें अगर आप कोई एसएमएस, टेक्स्ट, व्हाट्सएप, ईमेल, कोई भी बेसिकली कम्युनिकेशन टूल में अगर आप इस तरीके से किसी को हैरेस कर रहे हैं, किसी को इस तरीके से अश्लील चीजें भेज के, सो बेसिकली दैट इंसिडेंट विल कम विद इन दिस डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट. Fifth is any other physical, verbal or non-verbal contact.
ना ये लास्ट में इसलिए बोला गया है ताकि अगर कोई पैरामीटर ऊपर मिस हो गई हो वो इसमें कवर हो सके. फिजिकल और वर्बल तो हमने देख लिया है. नॉन वर्बल बेसिकली मीन्स एंड सो नॉन वर्बल कंडक्ट is something that women understand a lot better, because of what they face on a day-to-day basis, is basically a lot of staring and leering and stalking. So these three are major incidents that come within this. And again, it's actually it would be a surprise for a lot of people, but बहुत सारे केसेस सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऐसे भी होते हैं जहाँ ऑर्गेनाइजेशन के विद इन ही कोई किसी को काफी ज्यादा स्टेयर कर रहा है, उनको बहुत अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं है ऐसे पर्टिकुलरली, हाउएवर वो इतना ज्यादा उनको अनकंफर्टेबल कर रहे हैं स्टेयर करके या स्टॉकिंग करके उनको फॉलो कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या उनको बाहर भी स्टॉक कर रहे हैं, तो ये जो इंसिडेंट्स है ये नॉन वर्बल कॉन्डक्ट में फॉल करता है. लॉ बोलता है, और इसके अलावा लॉ बोलता है कि इफ इट इज ऑल्सो सेक्सुअल हैरेसमेंट इफ ऑल ऑफ दीज एक्शंस आर कनेक्टेड टू द फॉलोइंग. सो basically it can happen that somebody has done an act of sexual harassment, plus it is also connected to these 6 criteria that are defined below. So basically promise of preferential treatment या threat of detrimental treatment, मैंने already बता चुकी हूँ मैं, ये quid pro quo में fall करता है, या किसी के साथ इंटरफेरेंस ऑफ वर्क हो रहा है, या क्रिएटिंग हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट, या ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट. सो बेसिकली लॉ बोलता है कि अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है प्लस उस इंसिडेंट के साथ उसका रिपरकशन ये है कि इंटरफेयर कर रहा है वो आपके काम में, या आपके लिए हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट बना रहा है, या आपको ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट फेस करना हो रहा है वर्क प्लेस में, सो देन इफ दैट हैज हैपेंड टू अ वुमन देन शी कैन कंप्लेन टू द ICC एंड टेल देम द एंटायर इंसिडेंट एंड also ask them for redressal in this case. आपके राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन में कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं. दिस इज जस्ट आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग सच केसेस. इसकी ICC का ये कुछ पॉइंटर्स मैं आपके लिए बताना चाहूंगी कि क्या इंपॉर्टेंट है जब ICC कंसिडर करती हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट कोई इंसिडेंट है कि नहीं. लॉ बोलता है एंड कोर्ट्स ने काफी जजमेंट्स में ये चीज बोल रखी है कि परसेप्शन ऑफ द कंप्लेनेंट matters more than the intent of the accused. So बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि होता है accused आके बोलते हैं कि अच्छा ये इंसिडेंट तो मैंने सोचा नहीं था, या मैंने तो मजाक में बोला था, या मैंने कंसिडर ही नहीं किया था कि मैं कुछ जो ऐसा बोल रहा हूँ या कर रहा हूँ वो सेक्सुअल हैरेसमेंट है. सो इस तरीके से वो हो जाएगा उनका इंटेंट. हाउएवर लॉ सेज कि परसेप्शन ऑफ द कंप्लेनेंट, हाउ अनकंफर्टेबल शी वाज एंड व्हाट काइंड ऑफ issue she faced is more important to be considered by the ICC than the intent, and so ICC needs to look into the cases accordingly. Incident has to be analyzed from the complainant's perspective, and ICC should do an inquiry from that perspective and look at evidence and look at witnesses accordingly. So that is how ICCs generally consider their cases. Before we move on to the next part, which is on maternity, I wanted to do an overview of the compliance guidelines for everyone who is attending this session. ये guidelines 4 categories में for your understanding हमने divide कर दिया है. This is a culmination of everything that the law says, and 4 categories in which are important for any organization. And in turn people or professionals, lawyers, HR professionals जो ये law comply करने में मदद कर रहे हैं organization की, उनके लिए important है to know is these things. First is setting up of the internal complaints committee. Okay. Now law says कि अगर आपने term देखा होगा prevention, prohibition and redressal. So law बोलता है कि organization में अगर कोई complaint आता है sexual harassment का, वो कौन देखेगा. सो वो बेसिकली एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी बैठानी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ये कंप्लेंट्स देखेगा. ICC सेक्शन 4 पॉश एक्ट का डिफाइन करता है कि कैसे ICC बैठानी है. उसमें बोलता है कि ICC बेसिकली नीड्स टू हैव 4 मिनिमम मेंबर्स. 1 is a presiding member, 2 internal members and 1 is an external member. Presiding member has to be a senior woman employee of the organization. And because seniority defined nahi hai, we see it relative to the seniority of a woman in the organization itself. 2 internal members and 1 is an external member. External member could be from an NGO or could be a person experienced in handling sexual harassment cases.
Law also says कि out of minimum 4 members, 50% of them have to be women. So basically 2:2 का ratio ICCs में हम generally देखते हैं, 2 women and 2 male, so that the ICC is balanced. It could be all women also, and it could be 3 women and 1 male figure also. Could be either of the 3 combinations, but that is how ICCs need to be set up. Law बोलता है also कि it's important for the employer to do mandatory ICC orientation sessions so that ICC is updated on how to do and how to conduct investigations. Law also says कि ICC को make sure करना है कि timely annual compliance report filed हो organization की. So as per the law says that आपको annual compliance report yearly file करना है to the district officer who is appointed under the law. So as per the law, district officers are basically district magistrate या district commissioners जो उस एक district के होते हैं, उनको वो इस law के अंदर उनको power दिया गया है ताकि वो ये annual compliance report receive कर सके. So every calendar year, the law says that ICCs have to submit 2 reports. One is to the management, internal management, एक internal report, और एक एक्सटर्नल रिपोर्ट जो आप भेजेंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, और उस रिपोर्ट में बेसिकली रूल्स में दिया हुआ है कि क्या क्या देना है इस रिपोर्ट में. इस रिपोर्ट में बेसिकली ये बताना होता है कि आपको कितने कंप्लेंट्स मिले एक साल में, आपको कितने कंप्लेंट्स आपने मतलब रिजॉल्व नहीं हुए हैं, कितने कंप्लेंट्स रिजॉल्व हो चुके हैं, आपने कितने सारे सेशंस किए हैं एक साल में. सो ये रिपोर्ट आपको फॉर्मेट में आपको ये कैलेंडर ईयर, विच इज बेसिकली अगर एक कैलेंडर ईयर देखा जाए तो उसमें हम जनवरी में जाके उस रिपोर्ट को हम फाइल करते हैं. Second important factor in this compliance is creating internal policies. So law says that employees के लिए organization should mandatorily have a anti-sexual harassment at workplace policy, and ये policy में define होना चाहिए कि लॉ किस पे एप्लीकेबल है. बेसिकली जो हमने ऑलरेडी डेफिनेशन देख रखा है वही सेम चीज, एम्प्लॉई कौन है, वर्क प्लेस क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होती है, एंड देन डिफाइन द आईसीसी एंड ऑल्सो टेल एन एम्प्लॉई कि हाउ विल द आईसीसी लुक इनटू अ केस. सो ये पॉलिसी बना के सारे एम्प्लॉइज को ये शेयर करना इम्पोर्टेंट है. एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे वी हैव टू नो इज दैट जो आईसीसी बनानी है वो उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को बनानी है जिनके पास 10 और मोर एम्प्लॉइज हैं. 10 से नीचे अगर कोई एम्प्लॉइज है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको आईसीसी नहीं बनानी. हाउएवर लॉ सेज कि अगर कोई वुमन को उस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करना होगा तो वो लोकल कंप्लेंट्स कमेटी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बना रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो वहां जाके वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है. Third category, which is very important to know from the compliance side, is raising awareness. So law says, and it is in the name itself, prevention. So law puts a lot of emphasis on preventive measures to be done within the organization so that ये cases ही ना हो in the first place. Yeah, a woman feels safe within the organization. So one is that hold mandatory employee sensitization workshops. So law says that mandatory हर साल organization को employee sensitization conduct करना होगा. Now इसका कोई इसका कोई टाइम नहीं दिया हुआ है कि कितने सेशंस करने हैं. However, mostly organizations end up doing at least minimum 2 in a year. एक साल के बिगिनिंग में और एक साल के एंड में, ताकि जो भी नए ज्वाइनीज हैं उनके लिए भी एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग हो जाए. And second important thing is that one needs to know is that these sessions need to be done together. बहुत बार होता है, मैंने बहुत सारे organizations में देखा है कि वो चाहते हैं कि मेल के लिए अलग सेशन हो और विमेन के लिए अलग सेशन हो. However, that is not what the law says at all. Law says all employees should be trained and they should be trained together, because otherwise it's very difficult to do a segregated training and help other people understand what is sexual harassment at workplace. So training हमेशा साथ में होनी चाहिए. दूसरी चीज लॉ बोलती है कि आपको वर्क प्लेस में नोटिस डिस्प्ले करनी चाहिए विजिबल प्लेसेस में, सो दैट एनीबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन नोज कि अगर उन्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करना पड़ रहा है तो वो कहाँ अप्रोच कर सकती है, किसे अप्रोच कर सकती है. दैट इज व्हाई नोटिसेस आर इम्पोर्टेंट. एंड फोर्थ कैटेगरी इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू अग्रीड वुमेन. लॉ सेज कि अगर किसी इफ अ वुमन अप्रोचेस द आईसीसी फॉर अ केस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो उनको हर तरीके का सपोर्ट एंड असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करना होगा आईसीसी को. एंड एक चीज क्लियरली बोलती है लॉ, क्योंकि और ये चीज मैं जस्ट फॉर एवरीबडीज अंडरस्टैंडिंग में बताना चाहूंगी कि
आईसीसी में जो प्रोसीडिंग होता है वो सिविल प्रोसीडिंग है, बट एक ही इंसिडेंट के लिए वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी उसके साथ साथ जुड़ सकता है. सो इफ अ वुमन अप्रोचेस द आईसीसी एंड शी सेज कि मुझे तो आईसीसी में मैंने कंप्लेंट कर दिया है बट मुझे पुलिस को भी अप्रोच करना है क्योंकि लेट्स से उनके साथ कुछ बहुत ही सीरियस सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस अकर हुआ है और वो पुलिस के पास जाना चाहती है, in that case if the woman wants to go, then the organization needs to support her to reach the police station and file her complaint. This is what the law states with respect to providing support and assistance. So overall, with the compliance guidelines, these are the important things that I wanted to explain everybody. This is important for us to know कि क्या करना है law में. And before I end, I also want to point out to the consequences of non-compliance that is specified under the law. Law says कि अगर आप non-compliant हो POSH Act में और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी है जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इस लॉ के अंदर, वो अगर ये फिगर आउट करती है कि आपका ऑफिस नॉन कंप्लायंट है या अगर उन्हें कोई कंप्लेंट मिलता है कि आपका ऑफिस नॉन कंप्लायंट है, इस केस में द फाइन ऑफ 50,000 रुपीज विल बी इम्पोज्ड एट द फर्स्ट इंस्टेंस, अप टू 50,000 रुपीज विल बी इम्पोज्ड एट द फर्स्ट इंस्टेंस. एंड इनका सेकेंड इंस्टेंस कि अगर सेम वायलेशन रिपीट हो रहा है बार बार और उस ऑर्गेनाइजेशन का बार बार नेम आ रहा है, इन दैट केस इफ अ सेकेंड इंस्टेंस अकर्स देन द फाइन कैन बी डबल्ड and also the business license of the organization can be cancelled. So that is what the consequence of non-compliance of this law is. And of course, the non-financial side of it is the loss of business opportunity and the loss of brand value. We have all seen कि अगर आज के टाइम पे people have a lot of awareness about these laws, and अगर कोई चीज़ नहीं होती है तो there are a lot of avenues for women also to approach authorities to complain about कि मेरे organization ने हमारे को ICC नहीं provide किया है या उन्होंने हमारे को redressal नहीं provide किया. तो उस केस में फिर organization का brand value loss भी काफ़ी होता है, वो authorities के नज़र में आ जाती हैं, and then you face an issue according, it becomes a complete mess. So it is very important, both from a compliance perspective and also from a safety of women employees perspective, that this law should be complied with. यहाँ पे मैं पॉश का सेशन या जो हमारा पॉश का पार्ट है वहाँ पे मैं स्टॉप करना चाहूँगी, एंड आई वुड वांट टू कॉल नेहा. नेहा इज गोइंग टू हेल्प अस अंडरस्टैंड अबाउट द maternity benefit provisions under the code of 2020. Okay. Is it okay, Isha, if we take 2-3 questions before we move on to the next session? हाँ जी, sure. Okay. So one question I have is जो पॉश एक्ट है, क्या कोई लिमिट होती है जिसके ऊपर इसे अप्लाई किया जाता है? इसे 10 एम्प्लॉय हो गए या इसके बाद ये एक्ट अप्लाई होता है जैसे कि बाकी ये IPF एक्ट एप्लीकेबल है? तो व्हाट इज द लिमिट? 10 है. 10 के if you are 10 employees and above, then you have the mandatory requirement to set up the ICC and do the rest of the trainings and compliance measures. Okay. In many factories, we see that there are no women employees. क्या उनको भी ये compliances करना mandatory है? Great question actually. That is yes, the compliance is necessary and compliance is mandatory. Law ये नहीं बोलता कि आपके 10 women employees होनी चाहिए. Law बोलता है 10 employees होने चाहिए. And इसका reason ये भी है कि जैसे मैंने बताया, बहुत सारी जगहों में women visitors भी हो सकते हैं, customers भी हो सकते हैं, right? तो इसीलिए बोलता है कि इसलिए women specific नहीं किया गया है, इसलिए employee specific किया गया है ये law applicability में. Okay. जैसे महाराष्ट्र जैसी स्टेट में देयर आर लॉट ऑफ क्लैरिटी कि आपको किस फॉर्मेट में सबमिट करना है, कहाँ सबमिट करना है, बट इन मेनी स्टेट देयर आर नो गाइडलाइंस, नो डेजिग्नेटेड ऑफिसेस, से इन राजस्थान. तो उस पर्टिकुलर केस में आपको इसकी कंप्लायंसेस किस तरह से करनी है, कहाँ फॉर्म सबमिट करने हैं, क्या करना है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने उठाया ऋषभ. एक्चुअली कंप्लायंस का तो इशू है. मैं और एक चीज ऐड कर दूंगी ताकि इफ ऑर्गेनाइजेशंस आर इन दैट एरिया, सो फॉर एग्जांपल तेलंगाना और नोएडा, ग्रेटर नोएडा ने अपना पोर्टल लॉन्च किया है जहाँ पे ICCs के डिटेल्स और एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट्स अपलोड करना है. सो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन अगर इन दोनों स्टेट्स में है तो आप प्लीज वो पोर्टल जाके देखिए और वहाँ पे आपको डिटेल्स डालना है. हाउएवर
Like Rishabh said, there are a lot of other states जहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. So इस केस में organizations what they should do is कि district officer पहले पता कर लीजिए आपके district के कौन है. Law दो ही officers are being appointed, या तो district magistrate या तो district commissioner. So then what you do is every year take a printout of the annual compliance report and send it via registered post. और organizations को उसका एक रिसीट अपने एंड पे मेंटेन कर लेना होगा, ताकि कल को अगर ये क्वेश्चन उठे कि आपने कंप्लाई किया था, आपने रिपोर्ट भेजा था, तो आपके पास हो कि आपने उन्हें भेज दिया था. और अगर आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है तो आप डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट के उनको एड्रेस करके भेज दीजिए. Okay. But it's just that it doesn't become one more paper in their office. वहाँ पे आया उन्होंने ठीक है उधर साइड में रख दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. मतलब अभी जैसे गुड के कुछ स्टेट्स में ऑनलाइन हो गया है. ऑनलाइन brings more compliance. I'll take 2 questions from the audience, then we will move to the this next section. तो हरीश कुमार पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई वुमेन कंप्लेन करेगी तो उसके बाद उसको बोलेंगे ठीक है अब आपकी जरूरत नहीं है, हम निकाल देंगे जॉब से. इस तरह का रिटेलिएशन तो होता ही है. तो उसको टैकल करने के लिए क्या एक्ट में कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस है? उसका प्रमोशन रोका जा सकता है, कई सारी चीजें हो सकती है. नहीं, दैट इज वेरी ट्रू एंड इंटरेस्टिंग है कि जब बिल हुआ था, जब पॉश बिल पास हो रही थी, जब बिल स्टेट में था लॉ, तो नॉन रिटेलिएशन का मेजर था, बट जब लॉ आया तो उसमें नॉन रिटेलिएशन का मेजर हटा दिया गया है. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इज नॉन रिटेलिएटरी मेजर्स as per a provision is not provided. However, law says कि अगर आपने complaint file की है तो as an interim measure a woman can get a leave up to 90 days and women can get also measures like उनका reporting manager change हो जाए या उस दौरान उनको remove नहीं किया जाए organization से. All these measures can be implemented. However, non-retaliation as a measure is not written anywhere. In policies, when we draft it from at an organizational level, we put it though कि non-retaliation नहीं, आपके against retaliation नहीं किया जाएगा. Okay. One more. This is the last question for this section I'm taking. Then we'll maybe take towards the end. So this is again a common question which a lot of male employees will have, that क्या this is a gender specific act और इसमें male employees भी complain कर सकते हैं और क्या उनकी complaint भी उतनी ही seriously ली जाएगी? So no, law specifically women complainants के लिए ही बनी है. If you are a woman who has faced sexual harassment at workplace, only then can you complain to the ICC. Male counterparts को अभी तक इस law में डाला नहीं गया. It's not gender neutral. There is a conversation going on, but of course there is no clarity on whether or not this law will be made gender neutral. But for everybody's information, ये चीज जो मैं trend देख रही हूँ last 2 साल से, organizations at a policy level, at an organizational level are making it gender neutral. वो even though law does not specify, वो organizational level पे वो gender neutral बना रहे हैं. काफी बड़े organizations ने ये काम कर रखा है. Perfect. So we'll take some more questions are there, but we'll take towards the end. Let's move on to the next section, and Neha, you can take it ahead. Okay. So should I share, Neha? Should I move the slides? Yeah, it's share. No worry, it's here. Yeah, okay. Thank you. Neha, your mic is mute. I'm not able to hear you. Hello. वो audible क्यों नहीं है? क्योंकि वो mute है क्या? नहीं, क्योंकि her mic is mute. Her mic is mute. Probably you have she's not listening. I believe. You have to call her. I believe. मैं देख सकती हूँ. Hi, sorry. I just. Now works. You have to like restart. Now it's working. Okay. So yeah, sorry about that. So I'd be going over the law of maternity benefits. Basically, I'd be doing this with in 5 parts.
पहले I'll go over the background of the maternity benefit provisions. मतलब उसका background क्या है, history क्या है. उसके बाद I'd go over what all organizations have to provide maternity benefits, and what sort of women does it apply to, what sort of women employees does it apply to. फिर I'd be going over the calculation of maternity benefit, और फिर end में I'd end it with the 2017 changes to the Maternity Benefit Act. तो जैसे आपको पता होगा, मैटर्निटी बेनिफिट्स के प्रोविजंस कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी में कवर हुआ था, इस पिछले साल पास हुआ था. So all the provisions in the erstwhile Maternity Benefit Act of 1961 has now been covered under the 2020 Code of Social Security. Maternity Benefit Act का बहुत interesting history है. It predates to pre-independence the mills in Bombay, जहाँ पे बहुत सारे social workers ने देखा कि औरतों को, the women mill workers, उनके working conditions काफी खराब थे, and immediately after delivery they would have to come back to work and work 12-hour shifts. So it's because of that in Bombay in 1929 the Bombay Maternity Benefit Act was passed. Dr. Florence Barnes was very instrumental in highlighting the conditions of the women. So Bombay Maternity Benefit Act 29 में it was for the first time maternity leave was provided for mill workers, और फिर there was limits on the work timings for women. But unfortunately, this legislation ended up leading to job losses amongst women. ये बॉम्बे मैटरनिटी बेनिफिट के एक्ट के बाद यूपी, मद्रास और वेस्ट बंगाल में ऐसे सिमिलर लेजिस्लेशंस पास हुए. फिर एट द सेंटर द माइंस एंड मैटरनिटी एक्ट 1921 वाज पास. ESI एक्ट जो अभी भी मतलब हम इसके प्रोविजंस इंप्लीमेंट करते हैं, दैट वाज पास, and the Plantation Labor Act of 1951 was passed. All of them had provisions for maternity benefits. फिर उसके बाद 1950 में the Constitution came into effect, और उसमें Article 42 insisted that जो एक directive principle of state policy है, वहाँ पे there was a provision to secure the just and humane working conditions of people and to provide for maternity benefits. So Article 42 mandated states to provide maternity benefits for women employees. उसके बाद 1961 में हमारा Maternity Benefit Act पास हुआ. तो maternity benefit क्यों है important? Why is it important to give working women maternity benefit? For children, maternity benefit, one of the most crucial reasons why maternity benefit is important is because it improves the chances of following the WHO recommended 6 months of breastfeeding. So इसमें बहुत सारे results आते हैं, बहुत सारे consequences हैं. When children get breastfed for 6 months, उनकी immunity बढ़ती है. They become much more stronger than children who do not have access to this. So maternity leave for women helps children and helps mothers follow that recommendation. There are also many studies which say that a greater maternity leave period leads to higher academic achievement amongst children. This is because children get to spend more time with their mothers and their anxiety levels are much lower. So their relationship with their mothers improves. For mothers, maternity benefit is very important because it helps them obviously bond with the newborns. It helps them understand their children before they get back to the workforce. So for that reason, it also reduces postpartum depression. So for that reason, maternity benefit is very relevant for mothers. And with these benefits in mind, organizations should, if they want to retain women, because retaining women and mothers is definitely cheaper than, scouting for new employees. So that benefit, because of these benefits, maternity leave is very relevant for working women and for organizations.
what sort of organizations and employees are required to give maternity leave, and what employees are eligible for it? So for organizations, all establishments in the private and public sector, if you're an establishment that has more than 10 employees, then you are required to provide maternity leave. This includes fixed employees, trainees, and contract staff. But it's important that if a woman wants to claim the benefit of maternity leave, she should have been employed in an organization for 80 days in the 12 months preceding the period she's asking for maternity leave. तो अगर आप एक फीमेल एम्प्लॉई हैं और अगर आपको मैटरनिटी लीव पे जाना है, तो आपको उसी ऑर्गेनाइजेशन में 80 दिन कंटिन्यूअसली काम करना होगा, तब आप एलिजिबल हो मैटरनिटी लीव के लिए। तो मैटरनिटी लीव से जाने से पहले इट वुड बी बेस्ट अगर आप अपने एम्प्लॉयर को नोटिफाई करें, और जब आप नोटिफाई कर रहे हैं तब अपने एक प्रूफ ऑफ प्रेगनेंसी का एक प्रूफ दे दीजिए, और डिलीवरी के बाद अपने एम्प्लॉयर को एक प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी सबमिट कर दीजिए। So in this way, you can avail maternity leave and claim maternity benefit. Now, what is the statutory period for maternity leave in India? As per the Code of Social Security, organizations have to provide a maximum of 26 weeks of paid leave, and it's mandatory for organizations to give 6 weeks off to women after delivery. So the 6-week period after delivery is mandatory. So organizations are prohibited from employing women 6 weeks after the delivery, and the maximum time an organization should allow women to avail paid leave is 26 weeks. Now the calculation of maternity leave. Maternity leave calculate करने के time आपको उसी employee के wages देखने पड़ेंगे for 3 months preceding the leave. Now, the wages, the average of the wages for 3 months preceding the leave. Now, what is included within the term wages? Within wages comes basic pay, dearness allowance, and retaining allowance. पर wages के definition में बहुत सारी चीजें excluded है, and this is one of the big changes of the Code of Social Security 2020 कि गवर्नमेंट ने wages में से बहुत सारे items को exclude कर दिया है. So this is any bonus payable under law, any contribution to a pension or provident fund, any conveyance allowance, any sum paid to offset expenses, any HRA, any overtime allowance, any commission payable to employee, any gratuity payable, and any retrenchment compensation or other retirement benefit. तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि while the Code of Social Security has excluded this from the definition of wages, organizations can have their own policy that, you know, they will not exclude all of these items from the wages that will be given to the women. That is up to organizations. But the Code of Social Security only provides what the base minimum of what the organizations should provide as maternity benefits. So इसके बाद I'd be going into the 2017 amendments to the Maternity Benefit Act, जो अभी Code of Social Security में भी आ गई है. One of the most important changes that the 2017 amendment brought about was for leave for adoptive mothers and leave for surrogate mothers. It's important कि अगर आप, if you're a mother or a parent who's adopting a child, तो आपको आप eligible हो 12 weeks leave के लिए, but only if the child you're adopted is under 3 months. फिर again, if you have gone for surrogacy, तब आप eligible हो 12 weeks leave के लिए after the child is delivered. Again, एक और चीज आपको note करना होगा कि the law provides that if there is a woman who's undergone miscarriage, then she should be eligible for 6 weeks leave after miscarriage.
Again, the 2017 amendment brought about mandatory creche facilities for women. This should be provided either by the employer or in collaboration with another employer, or it can be done by the government creche facilities that are provided. The distance from the office to the creche facility would be determined by the Code of Social Security. Another important and very well discussed change that was brought about in the 2017 amendment was the work from home options for new mothers. So it's important कि अगर आप एक organization हो और आप चाहते हो कि आप new mothers को work from home option देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, but इसके terms Code of Social Security में लिखा नहीं है, and it is only as per what is agreed between the employer and the employee. But these work from home provisions can only be taken by in jobs where women can work from home. So if you're employed in a sort of organization or in a position where you can't work from home, then you can't avail the facility of work from home under the law. This kind of wraps up the section on maternity. I just wanted to go over the book. I think Isha spoke about the book. I just add on that this book covers sexual harassment at workplace. It covers the Code of Social Security. It covers occupational safety, health, and working conditions, which is for female factory workers. It covers equal remuneration under the Code of Wages. In addition, we've also gone over, जैसे ईशा ने बोला था, हमने precedents को भी काफी cover किया है. Most of the precedents under POSH, under maternity, under factory workers, we've tried to cover in this book. They've also given compliance checklists for HR professionals कि आप देख सको कि आपकी organization compliant है कि नहीं. फिर a very important and relevant part of the book is a comparative table, जहाँ पे हमने पुराने legislations को 2020 labor codes के साथ compare किया है. So this is what we've gone over in our book. I also want to share our contact details. I understand a lot of you would have questions on this subject. So you can reach out to us on this email and we'd be happy to respond to your questions. और जैसे ऋषभ ने पहले शेयर किया होगा हमारा Amazon link to buy the book. You can buy it off Amazon. Yeah. Great. So it's in description, the link of the book, and you should definitely check it out because बहुत ही insightful details आपको मिलने वाली है, and it's a very wonderful session you have covered. Now let's take few questions on Maternity Act because there are lots and lots of confusion. So first question is, we talked about Code on Social. It will be a milestone when it comes to clarity on wages. उसमें बहुत क्लियरली बताया कि क्या चीज वेज है क्या नहीं है. नाउ इट आल्सो कवर्स ऑल द एक्ट के पीएफ ईएसआई हर जगह पे वही वेज की डेफिनेशन हमारी लागू रहेगी. लेकिन अभी अपडेट चल रहा है, इट इज डेफिनेटली डिलेड टिल नेक्स्ट ईयर इम्प्लीमेंटेशन, और उसके बाद भी इट मे टेक सम मोर टाइम टू स्टेट्स टू फॉर्म रूल्स एंड इन रेस्पेक्टिव स्टेट्स टू गेट इम्प्लीमेंटेड. एज ऑफ डेट मैटरनिटी एक्ट के लिए क्या वेज की डेफिनेशन रहती है, एंड डज इट वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट? Yeah, so like you've seen, it's a similar definition. The definition that I covered in the PPT, I just put it in. Achha, it is the same definition. मतलब allowances are not part. It's mainly basic D and retaining allowance. Yes, and this is unfortunate because under the Maternity Benefit Act, there were a lot more. These things were not excluded. Bonus and I think retrenchment and gratuity was definitely not excluded under the Maternity Act. And it's unfortunate that we've decided to club those definition of wages within because क्योंकि बाकी सारे provisions ESI और insurance के लिए वो same definition use कर रहे हैं. It's unfortunate कि maternity benefit पे भी वो cover हो रहा है. And ये case नहीं था पहले legislation में. Okay. So again a follow-up question, probably this already clears that. As on date अभी जब तक की provision लागू नहीं हुए हैं, से 26 वीक्स की हमने मैटरनिटी बेनिफिट दिया, क्या वो पेमेंट विल बी काउंटेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ बोनस, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुइटी
continuity, obviously gratuity के लिए आप you also see the service continuity of that particular employee, and leave के calculation के लिए जो 26 वीक है, क्या इस पे वो earned leave earn करेगी women, ये सारे पे क्या clarity है? ये सारे पे अभी तक the code of social security see the law says this, इस पे अभी implementation के लिए कोई when it's going to be implemented, when are the rules coming into force, we actually don't have any clarity, and we know as much as you do about this. So but I would also add on that after the codes तो हमको obviously नहीं पता है, but as on date अभी जब तक code नहीं है तो क्या से हमने किसी women को maternity act. So do we have to pay bonus on that amount? Say bonus is yeah, yes, because under the Maternity Act that is included. The definition of in the Maternity Benefit Act, bonus is not excluded. So you should be paying bonus as per what is in the Maternity Benefit Act of 1961. But again, even once the code comes into effect, I would just urge people that you don't have to exactly follow the code. You can go and provide benefits in addition to what is the code. Perfect. So there's nothing stopping organizations from doing that. Right. So इसमें जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है, I would also like to share this point कि कभी भी ये जो मैटरनिटी का बेनिफिट दिया जाता है, इसको में हमेशा मैटरनिटी बेनिफिट वेज वर्ड यूज किया गया है, ना कि मैटरनिटी लीव पेमेंट. So that means this is part of wage, and जैसा अभी मैम ने बताया, you have to, अभी की सिचुएशन ये है कि you have to pay bonus. आप बोनस की कैलकुलेशन के लिए ये वाला पार्ट एक्सक्लूड नहीं करेंगे, आप ग्रेचुइटी के लिए ये वाला पार्ट एक्सक्लूड नहीं करेंगे. इनफैक्ट ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि इस वाले पे लीव एनकैशमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये पेमेंट हमेशा वेज की तरह दिया जाता है, ना कि लीव की तरह. इफ एन एम्प्लॉय इन 6 वीक्स का लीव, तो उस पे ऑब्वियसली उसको अर्न लीव नहीं मिलेगी, लेकिन इस वाले पर्टिकुलर केस में उसको मिलेगी. So this is one question, and with this happens a lot. This happens a lot, और companies को बहुत दिक्कत होती है इससे. If a woman gets maternity benefit, is there any criteria that ensures कि वो woman वापस जॉब ज्वाइन करेगी? क्योंकि ऐसा होता है कि maternity benefit लिया और उसके बाद कंपनी ज्वाइन करने से मना कर दिया. ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है that women would join back. There's no law which requires women, because it would be a violation of the constitution right to practice your profession. So there is no restriction which requires women to join back work. Okay. Yeah. Then one more thing which many companies not maybe openly but practice करती है, do women have to declare their pregnancy at time of joining? और क्या ये clause बन सकता है to deny the rights of maternity benefit? No, there is no mandatory requirement requiring women to declare whether they're pregnant. In fact, बहुत हमने cases भी record किए हैं, हमने cases के बारे में लिखा है जहाँ पे employers ने force किया है कि आपने joining के time में नहीं बताया, अब आप कैसे claim कर रहे हो? ऐसा कोई requirement नहीं है. Women just have to show proof of pregnancy while claiming maternity leave, and they have to show proof of delivery after the birth of the child. तो ये जो 80 days का mandatory service, that is the only requirement before applying for maternity leave. Absolutely, that's the only requirement. Okay. And जो ये 26 week है, how it is like किस तरह से given होता है? ऐसे birth से कितने दिन पहले छुट्टी ले सकते हैं, उसके कितने समय तक छुट्टी ले सकते हैं? How this is divided? So 26 week का आप 4 हफ्ते डिलीवरी से पहले ले सकते हो, और उसके बाद आप you can extend the remaining period. That would be around 22 weeks after the delivery. So it's the law has kept it to you. It's kept it optional that how do you want to structure it, but you have to take you can take 4 weeks before delivery and the remaining period after delivery. Okay, perfect. I'll take few audience questions also. Okay. मैटरनिटी बेनिफिट, अगर किसी की 20,000 पर मंथ सैलरी है तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट कैसे कैलकुलेट होगा? 15,000 पे कैलकुलेट होगा या 20,000 पे कैलकुलेट होगा? So 20,000, I just need to know the components. If you're so it's a basic component. Basic is 20,000,
पर जैसे पीएफ को हम 15 पे रेस्ट्रिक्ट करते हैं, क्या मैटरनिटी को भी 15 पे रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा? This is something that I will have to check कि आपने ये बट आई थिंक जो भी उसकी वेजेस थी उनको वही उसका एवरेज कैलकुलेट करके 3 महीने का एवरेज कैलकुलेट करके उसका वेज उनको पे करना पड़ेगा मैटरनिटी लीव. सो इफ यू कैन जस्ट बी क्लियर ऑन अगर about whether the PF limitation of 15,000 applies to maternity leave, I don't think so. ऐसा कोई rule नहीं है. So प्रदीप जी, I believe there is no such rule. 20,000 जो भी आपकी बेसिक वेज है, बेसिक डीए का जो कंपोनेंट है, उसके हिसाब से ही कैलकुलेशन होगा. आप इस पे कोई लिमिट नहीं लगा सकते हो. ठीक है. अभी एक क्वेश्चन ये है, सेलिन पूछ रहे हैं कि जैसा आपने बताया 4 वीक्स बिफोर, उन्होंने पूछा कि क्या 6 वीक पहले से भी छुट्टी ले सकते हैं 20 वीक्स आफ्टर? आई गेस यू सेड दैट इज फ्लेक्सिबल, कंप्लीटली फ्लेक्सिबल एज पर वुमेन्स कंफर्ट, शी कैन टेक लीव. Yeah. Right? Okay. Yeah. Okay, one more question. I guess this we have already cleared कि उस दौरान उसकी लीव अक्यूमुलेट होगी कि नहीं, ग्रेचुइटी के टाइम में कैलकुलेट होगा कि नहीं, बोनस की एंड ऑफ ईयर एनुअली मिलेगा कि नहीं. तो इन सारे केसेस में एज ऑन डेट क्लैरिटी ये है कि सारे ही केसेस में आपको हर चीज का बेनिफिट देना होगा, क्योंकि वो मैटरनिटी लीव पेमेंट नहीं होता है, वो मैटरनिटी वेज होती है. और जब भी आपको वेज मिल रही है तो उस वेज के ऊपर आपको ग्रेचुइटी भी कैलकुलेट करनी है, आपको बोनस भी कैलकुलेट करना है, और आपको लीव अगर जो 1.5 लीव्स आपको एक्यूमुलेट हो रही है जो भी रूल के हिसाब से, अगर आपका फैक्ट्री है, आपका शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट है तो 20 के हिसाब से, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट है तो 12 के हिसाब से, फैक्ट्री है तो 20 के हिसाब से वो आपको एक्यूमुलेट होता रहेगा. सो दैट इज द क्लैरिटी नाउ. ओके, सो आई गेस वी हैव, if there are any more questions we can take 1 or 2 more questions, otherwise we'll wrap the session. So if you have any questions, please write in the chat and I'll take those questions. Otherwise you can say just thank you. So it was a wonderful session, and I believe this book will definitely help all the HRs to maybe like know all these components in more depth, because जैसे मैंने बताया, even though we are from this field, but बहुत सारे इसमें हमको भी clarity नहीं है. This clarity is not कि हम लोग मतलब knowledge नहीं है. There are few gray areas जो law ने ही clear नहीं किए हैं, but I hope जैसे जैसे code evolve होंगे, there will come more and more clarity, and also जैसे जैसे more case laws इसके ऊपर आएंगे तो चीजें और clear होती जाएंगी. Yeah, and I think we'll take these questions and we'll definitely try and cover it in our FAQ section for our next edition. So this very, very relevant and very useful questions. Thank you so much for them. Before wrapping up, it would be great अगर आप थोड़ा सा और summary दे दे. Are there any more women related acts or definition जो सिर्फ कुछ ट्रिविया के लिए ही कि यार ये महाराष्ट्र में ये पर्टिकुलर चीज भी होती है जो जनरली लोगों को पता नहीं होती है? So something like that, some trivia facts. Isha, why don't you take it up? I think she has a better idea. I think नहीं, so basically see workplace law से तो जो हमने अभी define, जो हम cover कर रहे हैं specific state wise, तो अभी हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अब हम code के बारे में बात कर रहे हैं. Even with respect to women related specific laws, we know that, right, कि जितने भी अभी आपके फैक्ट्रीज एक्ट थे या आपके लेबर लॉज एक्ट थे, लाइक मैटरनिटी बेनिफिट, ये स्टेट स्पेसिफिक एक्ट है, स्टेट के लेवल पे उनको इम्प्लीमेंट करना था. तो ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉ में वर्क प्लेस रिलेटेड नहीं पॉइंट आउट कर पाऊंगी जो एक में अवेलेबल है और एक में नहीं अवेलेबल है. हाउएवर couple of things that, but one thing I will point out, because I think it's always relevant for people to know, is कि with respect to sexual harassment at workplace specifically, एक तो मैंने बताया कि तेलंगाना और नोएडा, ग्रेटर नोएडा ने ऑलरेडी वेबसाइट रिलीज कर दिया है जहाँ पे वो सारे क्वेरीज ले रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड शी बॉक्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का पोर्टल है. एंड शी बॉक्स व्हाट इट डज इज कि अगर मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन आप नहीं कंप्लाई कर रही है, या आपको आईसीसी नहीं बना रही है, या आपको कहीं मौका नहीं मिल रहा है कंप्लेंट करने का, सो यू कैन कंप्लेन टू द शी बॉक्स, एंड देन शी बॉक्स इज गोइंग टू बैकएंड पे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करेगी और आपके इनको कांटेक्ट करेगी, स्टेट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करेगी कि ये कंप्लेंट आया था और ये ऑर्गेनाइजेशन
को आप शो कॉज नोटिस इशू कर सकते हैं. सो ये एक्चुअली ये प्रोसीजर बहुत कंफ्यूजन था कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं, बट नाउ आई हैव हर्ड इट इट्स एक्चुअली वर्किंग. अ लॉट ऑफ पीपल हैव कंप्लेन्ड एंड अ लॉट ऑफ companies have received show cause notices under that. So She-Box is one measure of the government that they have taken out for receiving such complaints. Do you have some success stories which can motivate a woman to actually come out and complain and मतलब कि इस एक्ट के थ्रू उनको कुछ रिड्रेसल मिल रहा है? Have you covered some stories in your book? नहीं, स्टोरीज तो स्पेसिफिकली हमने कवर नहीं किया है कोई ऐसा पर्टिकुलरली, बट कॉन्फिडेंशियल है. ये एग्जैक्टली, नेहा इज एब्सोल्युटली राइट अबाउट इट. इट्स अ कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस, बट यू नो आई कैन टेल यू माय एक्सपीरियंस एंड over the last 5 years I've been part of a lot of ICCs as their external member, so I look at a lot of these complaints. ये पता है, ये बहुत organization specific चीज है, is what I would say, but there is a difference. Like since 2015 when I saw the implementation versus 2021 काफी change आ गया है. Organizations are lot more aware. Organizations are lot more proactive because women are getting more proactive. Information इतना available है, आपके भी वेबसाइट पे दिखेगा या आपके भी यूट्यूब चैनल पे दिखेगा. there's a lot of information, right? इंटरनेट पे कि क्या करना है, आईसीसी के पास कैसे अप्रोच करना है, आईसीसी क्या होती है. women actually when they come to ICCs they are a lot more informed. That's something that I'm noticing. So ICC's work is what I want to tell all the women out there. ऐसा नहीं है ICC's don't work. It's just that I think what women also need to understand is that ICC has a process. It is also parallelly on the ICC to make sure that women understand the process and help them understand कि comfort level उनका बना के रखें. उनको डराए नहीं कि ये प्रोसेस आपका लॉ के हिसाब से चलेगा. तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि क्या मेरे पे रिटेलिएशन मेजर होगा, आईसीसी एक्सप्लेन नहीं करती. तो टोटली ये बोथ साइडेड प्रोसेस है. विमेन शुड आल्सो नो कि उनके पास एक सेफ चैनल है, कॉन्फिडेंशियल चैनल है, एंड उतना ही आईसीसी का ड्यूटी है टू एक्सप्लेन टू द वुमेन कि कंफर्ट लेवल उनका बना के रखे सो दैट कंप्लेंट्स आर एड्रेस्ड. एंड सी another thing, just want to point out that आईसीसी का रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि नहीं हम कंप्लेंट करने जाएंगे और बंदा टर्मिनेट हो जाएगा, लाइक पर्सन इज गोइंग टू गेट टर्मिनेटेड बिकॉज इट्स अ केस, राइट? ऐसा नहीं है. द आइडिया ऑफ आईसीसी इज टू प्रोवाइड यू अ वॉइस. आईसीसी का काम इज टू गिव एन इंक्वायरी. नाउ डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ कंप्लेंट्स द रिड्रेसल कैन डिफर फ्रॉम अ लॉट ऑफ रिकमेंडेशंस. कुड बी अ वार्निंग, could be censure, could be suspension, could be withdraw, could be आप पे रोक सकते हो, आप उनका प्रमोशन रोक सकते हो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. काउंसलिंग सर्विसेज भी दे सकते हैं, ये सब लॉ में स्पेसिफाइड है. इन वेरी सीरियस केसेस आप टर्मिनेट भी कर सकते हैं. तो और हर केस में कॉम्पेंसेशन रिस्पोंडेंट को देना है अगर प्रूव हो जाता है तो. तो माय पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस फॉर ऑडियंस आउट देयर इज दैट इट इज अ रेंज ऑफ रिकमेंडेशन. अगर आपका केस सही है और आपका एलिगेशन सही है तो इट कुड बी वन ऑफ दीज रिकमेंडेशंस, बट आईसीसीज डू देयर वर्क. Like they do give a range of, in this range of recommendations ICC does that depending on the severity of the case and depending on fact to fact basis. Perfect. And especially आपने जब ये बताया, क्योंकि you are already part of various committees, so it definitely is working. And जैसा आपने बोला कि more women are aware about it, जैसे awareness आएगी वैसे empowerment आएगा. So हमारे चैनल में भी हम we try this only कि we educate employees about their rights related to provident fund, related to ESI, related to labor welfare fund, and if they have that knowledge कि ये process है, यहाँ पे हमें complaint करनी है तो हमें पास जो पैसा अटका हुआ है, जो हमारा claim अटका हुआ है वो हमें मिल सकता है, तो probably they will do. But अगर यही उनको नहीं पता होगा तो फिर तो भगवान भरोसे सारी चीजें. तो थैंक यू सो मच, इट वाज अ वंडरफुल सेशन. बहुत अच्छे से आपने पेशेंटली छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लेन किया. एंड आई विल डेफिनेटली जस्ट परचेजिंग योर बुक आफ्टर दिस सेशन. एंड आई आल्सो अर्ज के ऑडियंस भी जरूर लिंक को चेकआउट करिए. एंड होपफुली after the second edition we can have some more webinar on another topic related to this. And you can also definitely cover Equal Remuneration Act in your next edition, because that is also a lesser known act. वैसे तो अब amalgamate हो जाएगा, but that is again जो बहुत जगह स्पेशली छोटी इंडस्ट्रीज में वुमेन फेस करती है.
पे पैरिटी मेल वर्सेस वुमेन का वैसा होता है उसमें? एक्चुअली हमने कवर कर रखा है उसको, इट्स अमलगमेटेड राइट नाउ एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कोड पे, तो बट वी हैव कवर्ड इट एज अ सेपरेट सेक्शन, इक्वल रेम्यूनरेशन एज वेल. Perfect. Thank you so much. Thank you, Neha. Thank you, Isha, for joining, and it was a pleasure hosting you both. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Rishabh. Okay. तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का लाइव वेबिनार में जुड़ने के लिए. इट वाज अ फन सेशन. कैन अनदर लीव विद कंबाइंड विद मैटरनिटी? कीर्ति का क्वेश्चन है 15 days of paid leave through the year is provided. Could women take these during their maternity leave? अगर उसके पास पेड लीव है तो मैटरनिटी लीव के पहले या बाद में जरूर उसको क्लेम किया जा सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. वो उसका राइट है. उसने जो अर्न करी है लीव वो मैटरनिटी के पहले या बाद में लिया जा सकता है. मैटरनिटी की जो 26 वीक्स की लीव होती है उसको सेट ऑफ नहीं किया जा सकता. ऐसा नहीं कि उसमें से 15 दिन ये वाले खा लिए, ऐसा नहीं करेंगे. ये 15 जो लीव है वो अर्न की हुई है, वो उसके पास रहेगी और उसको वो मैटरनिटी के अलावा यूज कर सकती है. So that's it. अब क्या बोल रहा हूँ, that is it. और हम अगले सेशन में मिलेंगे. अगले सेशन के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ 2 चीजों पर बात चल रही है. एक तो इंटरस्टेट माइग्रेशन एक्ट के ऊपर हम लोग कुछ डिटेल में कवर करना चाहते हैं क्योंकि दैट इज बिकमिंग अ बिग प्रॉब्लम. ISMW प्लस जो लोकल एम्प्लॉयमेंट बिल अलग अलग स्टेट लेकर आ रही है, तेलंगाना, हरियाणा, उसका क्या फर्क पड़ेगा जॉब मार्केट पर, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे. नंबर 2 मैं कोशिश कर रहा हूँ ESI के बेनिफिट्स के ऊपर कुछ एक डिटेल वेबिनार करने की, क्योंकि ये धीरे धीरे मुझे काफी फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है. द अमाउंट ऑफ पैसा जो ESI को मिल रहा है और उसके अगेंस्ट जो वर्कर्स को बेनिफिट मिल रहा है उसमें बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेट डिफरेंस है. इनफैक्ट आप हैरान रह जाएंगे. 2009 से कंपेयर करेंगे अगर 2019, तो पर पर्सन जो बेड्स थे पर 1000 में पहले 0.31 बेड थे, अब 0.76 हो गए हैं 2019 में. ये नंबर ऑफ बेड्स पर 1000 ही कम नहीं हुए, टोटल नंबर ऑफ बेड्स कम हो गए ESI में. तो ये तो बहुत ही 10 साल में, मतलब आप सोचो कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल में जितने बेड ESI प्रोवाइड कर रहा है वो कम हो गए. इस तरह की चीजें जब मैं और इसमें डेप्थ में जा रहा हूँ तो मुझे समझ आ रही है. तो आई एम ट्राइंग टू अप्रोच दीज 2 ऑर्गेनाइजेशंस जो इसमें बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं और बहुत सारे उनके पेपर है. अगर आपके भी कोई मैक्सिमम 240 वर्किंग डेज होना चाहिए सर. अभी जो रूल है वो तो मैं नहीं बनाता हूँ, बट 80 डेज का ही रूल है. एनीवेज, आपके भी कोई क्वेश्चन है, आपके भी कोई, अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वेबिनार चाहते हैं तो जरूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे साथ शेयर